नमस्कार दोस्तों, आइए जूलॉजी का अगला पार्ट देखते हैं। पिछला वीडियो में हमने सीखा था कि कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं। कोशिकांग हमने पूरा कोशिकांग देख लिया। कल डीएनए आरएनए के बारे में समझे थे, ठीक है। अब देखिए कोशिका विभाजन देखते हैं। कोशिका विभाजन क्या होता है? देखिए एक कोशिका का अपने जैसा बहुत सारा कोशिका या दूसरे कोशिका को जन्म देना कोशिका विभाजन कहलाता है। देखिए एक तरफ ये कोशिका का रिप्रोडक्शन है, सीधा सीधी बात करें तो ये कोशिका का रिप्रोडक्शन है कि नया कोशिका का निर्माण कैसे होता है, इसको कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कोशिका विभाजन जनरली 3 तरीका से होता है। एक तो नॉर्मली कोशिका 2 भागों में बट जाए, एक ये विभाजन होता है। दूसरा ऐसा विभाजन होता है जिसमें एक कोशिका 2 अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, लेकिन जो कोशिका मेन कोशिका में जितना क्रोमोसोम है, जितना गुणसूत्र है, ठीक उतना गुणसूत्र ही दोनों में जाए। अपनी समझ हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर मान लेते हैं जो मेन कोशिका है इसके पास 10 आम है, तो जो 2 अदर कोशिका छोटे छोटे कोशिका में ये विभाजित होगा तो उनके पास भी 10 आम रहेगा, मतलब 10वां आम का पार्ट होगा, तो 10वां आम को बीच बीच पे काट देंगे, ऐसे रहेगा। मतलब छोटा छोटा थोड़ा रहेगा और वो फिर डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए विभाजित करने का 2 तरीका होता है कि एक, अगर आपके पास जो संपत्ति है उसको ऐसे विभाजित कर सकते हैं, या आम को देखिए 10 आम अभी एग्जाम्पल ले रहे थे, तो या तो ऐसे बांट सकते हैं कि 5 आम इसको दे दीजिए, 5 आम इसको दे दीजिए। एक तो ये तरीका है बांटने का। और एक और तरीका है बांटने का कि 10वां आम को आधा पे काट दीजिए और 10 का आधा पार्ट इसको, आधा पार्ट उसको दे दीजिए। तो ये 2 तरीका से बांटा जा सकता है। तो वैसे ही कोशिका का विभाजन 2 टाइप से है, जिसमें आपने 10वां आम को आधा आधा काट के दोनों पार्टी को दे दिया है, वो समसूत्री विभाजन कहलाता है, माइटोसिस, ठीक है ना। और जिसमें 5-5 आम दिए थे वो अर्धसूत्री कहलाता है, उसको मायोसिस बोलते हैं। उसको अगले बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए सबसे पहले एमाइटोसिस, माइटोसिस और मायोसिस, ठीक है। देखिए एमाइटोसिस का मतलब असूत्री विभाजन होता है, लेकिन असूत्री उतना याद नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन एमाइटोसिस याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या करता है एग्जाम में, ऐसे माइटोसिस लिख देगा, तब क्या कीजिएगा, असूत्री लिखेगा ही नहीं, हिंदी में ऐसे लिख देगा, इंग्लिश में ऐसे लिख देगा एमाइटोसिस। तो एमाइटोसिस को ध्यान में रखना ज़्यादा उचित है। असूत्री नहीं भी ध्यान में रहता है तो काम चल जाएगा। अब ये ऐसे कोशिका में होते हैं जिस जीव का ही कुछ आता पता नहीं है कि कैसा होगा, समझिए, क्योंकि इसमें कहाँ से कोशिका टूट के 2 भागों में बट जाएगा इसका कोई लिमिट ही नहीं है कि बराबर बटेगा कि छोटा बड़ा बटेगा, कितना गुणसूत्र जाएगा नहीं जाएगा, कोई काम नहीं है इसका। इसको एमाइटोसिस बोलते हैं। कोशिका सीधा बड़ा होता है, वो बीच पे धंसता है और टूट कर 2 भागों में अलग हो जाता है, ऐसे कोशिका का विभाजन चलता है। अच्छा, ये बहुत सिंपल विभाजन होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। तो जो भी काम बहुत सिंपल हो वो काम बहुत तेजी से होता है। तो एमाइटोसिस ये बहुत तेजी से होता है। आप कह सकते हैं कि इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है, इसीलिए कोई भी बीमारी जब होती है तो वो ज़्यादा तेजी से फैलती है सिवाय ठीक होने की। जैसे जो घाव है, घाव के बारे में सोचिए, तो घाव में जो जीवाणु वगैरह जाते हैं, जो कीड़े जाते हैं, जो विषाणु जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो जब रेप्लिकेशन करते हैं, जीवाणु की संख्या बढ़ती है या विषाणु की संख्या वायरस से अगर हो तो बढ़ती है, तब ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी ये विखंडन करते हैं, बहुत जल्दी अपने जैसा तैयार कर लेते हैं। तो कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। जीवाणु विषाणु कीड़ा ही तो समझते हैं इसको। तब ऐसा केस होता है। ये प्रोकैरियोटिक जीव में भी होता है, क्योंकि उसकी कोशिका में भी बहुत कुछ नहीं पाया जाता है, तुरंत विभाजन हो जाता है। तो ये सब बहुत तेज़ी से होता है। सीधा याद रखेंगे, एमाइटोसिस सिंपल जीवों में होता है, छोटा जीवों में होता है, एक कोशिकीय में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है, और ये बहुत तेजी से होता है, ठीक है। दूसरा विभाजन है माइटोसिस, इसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये समसूत्री विभाजन में हम लोग देख चुके हैं कि क्या है कि जितना गुणसूत्र होगा पेरेंट के पास, अच्छा जो जन्म देता है, देखिए एक कोशिका है, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया तो ये तो नहीं रहा ना, 2 अलग अलग बन गया, ये तो खत्म हो गया। पर देखिए इसी की वजह से ये दोनों बना ना, तो ऐसा हुआ कि मेन कोशिका का ये दोनों बेटी है, मतलब पुत्र पुत्री जो भी कहिए ऐसा, तो इसको मदर सेल कहते हैं। और ये दोनों जो जन्म लिए इसको डॉटर सेल, ठीक है ना। ये माँ हुई और ये दोनों पुत्री हुई उसके, ठीक है ना। तो इसमें दोनों पुत्री के पास उतना ही गुणसूत्र आएगा जितना माँ के पास है, मतलब सारा गुणसूत्र का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है, किसमें, माँ में भी और इस दोनों में भी, ठीक है, ओके। ये कायिक कोशिका में होती है। देखिए कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। कायिक कोशिका का नाम होता है शरीर का वृद्धि करना, शरीर को बनाना। कायिक, देखिए एक शब्द ही होता है, गांव में बोलता है ना कि आपका काया पलट गया क्या, या फिर कायांतरित, एक शब्द सुनते होंगे हिंदी मीडियम में, कायांतरित।
काया का मतलब होता है जो आपको दिख रहा है। तो जो आपको दिख रहा है शरीर, इसके अंदर जो मांस भरे हुए हैं, ये सारा कुछ किससे बने हुए हैं? कायिक कोशिका से। और जनन कोशिका बहुत कम, शरीर का 2% पार्ट महज जनन कोशिका से बने हुए हैं, ठीक है ना, ये बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जनन कोशिका में अर्धसूत्री होगा, उसको आगे समझेंगे। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, ये ऐसा समसूत्री और अर्धसूत्री, ये केवल था ना जो एक कोशिकीय में था। समसूत्री और अर्धसूत्री बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इसकी कोशिका भी बहुत जटिल होती है। क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, दुनिया भर की चीज़ें पाई जाती है। तो सभी का डिवीजन करना है, तब इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम जो थोड़ा लगता है कोशिका विभाजन में, तो हमें लगता है कि पूरा को एक साथ कैसे पढ़ेंगे, दिक्कत होगा पढ़ने में। ये चूंकि ऐसा नहीं होता है, देखिए इसमें 5 फेज पाए जाते हैं। ये 5 फेज हम लोगों ने अपनी स्टडी के अनुसार से बना लिया। ऐसा नहीं कि एक फेज, एक अवस्था खत्म होती है तो वो रुकता है थोड़ा देर के, अब दूसरी अवस्था शुरू होने वाली है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें जो 5 फेज हम लोगों ने बनाया है, उसके अंतर्गत पहला फेज को रखें इंटरफेज, नाम दे दिए हैं बस, ठीक है ना, ये कुछ नहीं होता है। इंटरफेज हम लोगों ने नाम दिया है, ये जो 5वां अवस्था है इसका हमने नाम दे दिया है। जैसे आपका नाम सोहन, रोहन, मोहन कुछ भी हो सकता है, उसी प्रकार से इसका बस एक नाम है। तो इंटरफेज ये पहला फेज होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा फेज होता है, ठीक है, सबसे बड़ा पहला वाला ही होता है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है। एक्चुअली में होता क्या है, क्रोमोफोम के अंदर डीएनए लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है। जब पर जैसे ही कोशिका को लगता है कि हमें नया कोशिका बनाना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना डीएनए को थोड़ा बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा, है ना। तो सबसे पहले ये डीएनए का निर्माण करता है। और डीएनए का जैसे निर्माण करेगा, डीएनए रहता कहाँ है, क्रोमोफोम में। तो क्रोमोफोम में डीएनए बढ़ता है तो नहीं लगता कि क्रोमोफोम फट जाएगा। तो पहला ही फेज में डीएनए का निर्माण होता है और क्रोमोफोम अलग हो जाते हैं। याद रखेंगे एकदम डेप्थ में जाकर के कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्रोमोफोम, उसके अंदर डीएनए। तो पहले डीएनए का निर्माण होगा, फिर क्रोमोफोम 2 भागों में बढ़ जाता है। इसके बाद जैसे दूसरा फेज आता है, तो अब क्रोमोफोम बढ़ चुका है। अब क्रोमोफोम के बाद किसकी बारी है, क्रोमोफोम तो न्यूक्लियस में होते हैं, तो न्यूक्लियस को बांटना है। पर देखिए, न्यूक्लियस को ऐसे बांटिएगा तो बह जाएगा, उसमें कोशिका द्रव पाया जाता है। आपको बताया था ना, न्यूक्लियस द्रव और कोशिका द्रव बताए होंगे, फाइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो फाइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म बह ना जाए, अब न्यूक्लियस को बांटना हो या कोशिका को बांटना हो, द्रव तो दोनों में है। तो याद ऐसे रखेंगे कि प्रोफेज में कोशिका को, मतलब केंद्रक को बांटने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस को बांटने का कोशिश करते हैं, तब उसको बांधने की जरूरत पड़ेगी। कैसे बांटिएगा 2 भागों में, बीच में पहले बांध दीजिएगा, ताकि इसको जब काटें तो इधर से इधर वो पानी ना छितरा जाए, बाहर ना आ जाए। तो इस चक्कर में दूसरा फेज में स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है, उसको हिंदी में तुर्क धागा बोलते हैं। फिर भी देखिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का टर्मिनोलॉजी में गुजारिश होगी हिंदी मीडियम वालों से कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर से ये ऐसे लिख देते हैं, स्प्लिंडर को स्प्लिंडर लिख देगा ऐसे, स्प्लिंडर। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी हो जाती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री में खास करके, ठीक है। तो प्रोफेज में स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है, जो केंद्रक और कोशिका को बीच से बांधने का काम करती है, और केंद्रक का विभाजन हो जाता है। अच्छा, इस प्रोसेस का नाम स्पेशली याद रखेंगे, ये एक फैक्ट है, इसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो हमने 2 चीज़ अभी तक पढ़ा है, एक इंटरफेज और एक प्रोफेज। इंटरफेज पहला फेज होता है, सबसे बड़ा फेज होता है, डीएनए का निर्माण होता है, क्रोमोसोम अलग हो जाता है। प्रोफेज में स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है, ये कोशिका और केंद्रक को बांधने का काम करती है। यहाँ क्रोमोसोम अलग हो गया था, तो अगला फेज में केंद्रक अलग हो जाता है, ठीक है। और जो केंद्रक का विभाजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेटाफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। अब ये मेटाफेज ऐसा होता है जिसमें कोशिका का विभाजन हो चुका होता है। देखिए, पढ़ाई के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे अंग घूम रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तरह तरह की चीज़ें घूमते रहती है। तो इसको अलग करने का, इसको 2 भागों में बांटने का, आखिर अलग कोशिका बनेगी 2, तो दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया जाना चाहिए, दोनों में गोल्जी बॉडी जानी चाहिए, दोनों में वैक्यूल्स जाना चाहिए। तो ऐसे केसों में सबसे इंपॉर्टेंट मेटाफेज हो जाता है। अब देखिए, स्प्लिंडर फाइबर का पूर्णतः निर्माण हो चुका होता है, पूर्णतः निर्माण होगा, यहाँ बांधने के लिए शुरुआत करता है और यहाँ बांध कर खत्म कर देता है, पूरा बांध दिया अच्छे से। अच्छा, जैसे ही पूरा अच्छे से बांध दिया, तो आप नहीं कह सकते हैं कि सारा कुछ 2 भागों में विभक्त हो गया होगा। नहीं यकीन है तो आप बैलून लीजिए, ठीक है, वो लंबा वाला बैलून आता है ना, बैलून लीजिए और उसको फुलाकर बीच पे बांध दीजिए, तो दोनों 2 पार्ट में अपने ही बटा हुआ दिखता है साफ, बीच पे तो आदान प्रदान नहीं हो सकता है, तो कह सकते हैं कि 2 पार्ट में बट चुका होता है। तो कोशिका का विभाजन यही हो चुका होता है मेटाफेज में, ठीक है।
एक बात। अब जैसे ही बांटते हैं, यहाँ स्प्लेंडर फाइबर पे बांधे हैं बीच में, मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बीच पे बांधे हैं, तो अभी कटा तो नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी धागा पे फटा हुआ होगा ऐसे, जैसे ऐसे है। एक सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया हम बना रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है और ऐसे कोशिका को बांधे थे यहाँ बीच पे, ठीक है ना, ऐसे धागा गया था बीच पे बांधे थे, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे चिपक गया होगा। अभी कटा तो नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है तो यहीं पे ना दोनों, तो अभी धागा पे ही लगा हुआ है। तो मेटाफेज में स्प्लेंडर फाइबर बन जाता है, पूरा कोशिका का विभाजन हो जाता है, और स्प्लेंडर फाइबर के पास ही रहते हैं कोशिकांग। अभी जो भी कोशिकांग है वो स्प्लेंडर फाइबर के पास रहेंगे। ये इतना तक ठीक है। अब देखिए मेन चीज क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो पाया जाता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियस झिल्ली पाया जाता है। झिल्ली पाना जरूरी है। सोचिए न्यूक्लियस झिल्ली अगर नहीं रहती, झिल्ली का काम क्या है कि जरूरत के सामान को अंदर या बाहर जाने आने देना, बाकी सामानों को रोक देना। तो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव होता है उसको कौन रोक के रखता है? झिल्ली। हम लोग के शरीर में तो भित्ति पाई भी नहीं जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो कौन रोक के रखता है? कोशिका झिल्ली। वैसे ही न्यूक्लियस का द्रव, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे थे, ठीक है, तो उसको कौन रोक के रखता है? तो उसको रोक के रखता है कोशिका की, सॉरी, केंद्रक की झिल्ली, न्यूक्लियस की झिल्ली, जिसको न्यूक्लियो मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियस की झिल्ली अगर रखा है तो उसको जैसे बांधिएगा तो यहाँ पे झिल्ली आ जाएगा, दोनों फट जाएगा। बाकी किसी में तो झिल्ली पाया नहीं जाता है अंदर में, तो न्यूक्लियस का झिल्ली धीरे धीरे अब गायब होने लगता है, ठीक है। तो यही ये बात लिख रहा है। इसमें तीन चीज ध्यान में रखेंगे, एक स्प्लेंडर फाइबर पूरा बन जाता है, केंद्रक का झिल्ली गायब होने लगते हैं क्योंकि केंद्रक का विभाजन हो गया, बीच में झिल्ली गायब हो रहा है, और पूरा कोशिका का विभाजन हो जाता है, लेकिन कोशिकांग स्प्लेंडर फाइबर के पास ही रहते हैं अभी, ठीक है। अगला फेज जो आता है एनाफेज, इसमें कोशिकांग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। देखिए अब ये पूरा कट चुका होता है, अब जैसे कट चुका होता है तो ये स्प्लेंडर फाइबर को छोड़ के बीच में आने का प्रयास करता है। इस चक्कर में ये जो दो पार्ट बनता है कोशिका का, तो वही कहता है कि इसको छोड़ के ध्रुवों की ओर, ध्रुव किसको बोलता है? इधर वाले को, तो इधर की ओर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो एनाफेज में कोशिकांग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, एक तो ये, और ये सबसे छोटी अवस्था होता है, इसमें कोई काम ही नहीं है, बस ये जो कोशिकांग है इसको स्प्लेंडर फाइबर छोड़ के ध्रुव की तरफ जाना होता है, ठीक है। सबसे लास्ट में होता है टेलोफेज, टेलो मतलब पूंछी होता है, तो सबसे लास्ट में होता है टेलोफेज। इसमें कुछ नहीं होता है, जिस धागा पे बांधे थे अब इसका कोई काम नहीं था, ये खत्म हो जाता है, ठीक है, स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। इस चीज़ को एक बार रिवीजन करते हैं और इसको याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सोचिए इसमें बहुत सारा फैक्ट है और ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसी कारण से एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि आजकल में एग्जाम को में सिलेक्शन थोड़े ना, रिजेक्शन चाहिए होता है। रिजेक्शन के लिए वो पेपर लेते हैं कि कैसे रिजेक्ट करें बच्चों को, तो क्वेश्चन इसी से आते हैं। देखिएगा, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। पहला, एमाइटोसिस असूत्री विभाजन सिंपल कोशिका में होगा, बहुत तेजी से होगा, कोशिका सीधा दो भाग में बढ़ जाएगा, कोई लिमिट नहीं है कहाँ पे बटेगा, नहीं बटेगा। जीवाणु, विषाणु, प्रोकैरियोटिक इसमें आते हैं, ठीक है। माइटोसिस, हमारा शरीर में समसूत्री विभाजन होता है। देखिए हमारा शरीर में दो ही विभाजन होगा, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री, ठीक है ना, दोनों फार्मूला होगा और दोनों लंबा होगा। तो माइटोसिस होता है, ये जनन वाले कोशिका को छोड़कर होते हैं, मतलब कायिक कोशिका में, जिसको अंग्रेजी में सोमैटिक सेल बोलते हैं, इसमें पाया जाता है, इसमें होता है। इसको 5 अवस्था में हम लोग बांट कर रखे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। पहला अवस्था को इंटरफेज बोलते हैं, सबसे बड़ी होती है, डीएनए का निर्माण होता है और क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। दूसरा फेज प्रोफेज में आते हैं। प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर या तुर्क धागा बनता है, बांधता है और केंद्रक अलग हो जाते हैं, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। प्रोफेज को, प्रोफेज का नाम है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज आता है, उसमें स्प्लेंडर फाइबर का पूर्णतः निर्माण हो जाता है, पूरा कोशिका अलग हो जाते हैं, लेकिन कोशिकांग धागा के पास ही रहते हैं और केंद्रक से केंद्रक झिल्ली गायब होने लगता है। एनाफेज में कोशिकांग जो भी धागा के पास थे मेटाफेज में, वो धीरे धीरे ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं, और ये सबसे छोटी अवस्था है, ये याद रखनी है। और टेलोफेज में कुछ नहीं, जिस धागा पे बांधे थे वो धागा गायब होने लगता है। ये पांचों अवस्था आपको, ये पांचों अवस्था माइटोसिस की है, मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन की है, ठीक है। अच्छा, ये जो कोशिका विभाजन पढ़ रहे थे, ये जंतुओं में हम लोग देख रहे हैं, तो जंतुओं में ये सब सारा काम करने के लिए एक ही चीज जिम्मेदार था, सेंट्रोसोम। कोशिका में अगर सेंट्रोसोम नहीं पाई जाएगी तो ये सारा कार्य नहीं होगा, ठीक है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और प्लांट में सेल प्लेट। तो प्लांट में कैसे होती है, बोटनी में सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं अगला, मायोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। मायोसिस की अगर बात करें, अर्धसूत्री विभाजन की बात करें, तो ये केवल जनन कोशिका में होता है, ठीक है ना। अच्छा, जनन कोशिका दो ही हो सकता है, अगर मेल की बात करें तो स्पर्म और फीमेल की बात करें तो ओवम, हिंदी में शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है।
केवल इसी में मायोसिस या अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है। इसमें क्या होता है, ये चीज़ याद रखेंगे, डॉटर सेल में आधी क्रोमोसोम या गुणसूत्र पहुँचती है। बोले थे दफा हमको आधा आधा बांट देना, मतलब कितना, 23 गुणसूत्र पहुँचेगा। ठीक है, यह प्रोफेज से शुरू होता है। वो क्या चीज़ से शुरू हो रहा था, इंटरफेज से, और ये प्रोफेज से। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे, ये प्रोफेज से शुरू होता है। बाकी होता है ये और भी मुश्किल है, उससे भी मुश्किल ये होता है, लेकिन इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई नीट की तो तैयारी कर नहीं रहे हैं, ये मतलब अनवांटेड हो जाएगा, ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि इतना ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर और भी सब्जेक्ट को टेकअप करना है, और इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद आपको भी याद नहीं रहेगा और पेपर में भी नहीं पूछेगा, तो एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, इसके सारे फेज को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, किसी बुक्स में सारे फेज लिख दिए, लिखने में क्या जाता है, लेकिन याद नहीं होते हैं और वो पेपर में भी नहीं आता है। आप क्वेश्चन उठाकर देखिएगा तो नहीं मिलेंगे आपको। सिर्फ इतना याद रखेंगे, ये केवल जनन कोशिका में होता है, स्पर्म या ओवम। डॉटर सेल में आधी गुणसूत्र पहुंचती है, यह प्रोफेज से शुरू होता है, और इसमें मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका में बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली में ऐसे नहीं समझिए, आप लोग ऐसे समझिए कि एक कोशिका 2 भागों में बट रहा था ना, तो यहाँ पे दोनों तरफ से आधा आधा पहुँचता है, आधा मेल से और आधा फीमेल से, तो 2 इधर से और 2 उधर से। ठीक है, 4 पार्ट में बढ़ जाते हैं। इसको भी समझाएंगे थोड़ा और। ठीक है, और बाकी बात रिप्रोडक्शन में इसको और ज़्यादा बेहतरीन डील होगा। ठीक है, ये यहाँ से ज़्यादा रिप्रोडक्शन में पढ़ने का है। तो मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, ये एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये फेमस क्वेश्चन है कि मातृ कोशिका कितने कोशिका में विभाजित होती है, मतलब ये मदर सेल 4 डॉटर सेल में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। देखिए ये क्रोमेटिड के द्वारा होता है। अब ये क्रोमेटिड क्या होता है, तो क्रोमेटिड प्रोटीन से बनता है। देखिए छोड़िए, इतना डिस्कशन नहीं कीजिए, ये नाम अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना डेप्थ में क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। इतना क्वेश्चन पूछता है कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किस में होती है, समसूत्री विभाजन में या अर्धसूत्री विभाजन में, तो अर्धसूत्री विभाजन में एक। दूसरा, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका में होती है, सोमैटिक सेल में या फिर जनन कोशिका में, तो जनन कोशिका में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इतना ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बस इतना ही अर्धसूत्री के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे, बाकी थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन में समझना है, उसको वहीं समझेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन जो भी आता है समसूत्री से आता है। ठीक है ना, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं ये डिवीजन होता कैसे है। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा जटिल प्रोसेस होता है इसमें। देखिए मेल का, ये केवल जनन कोशिका की बात कर रहे हैं, सभी कोशिका की ऐसी कंडीशन नहीं होती है। देखिए हमारे हाथ में जो कोशिका पाई जाएगी, इसमें ऐसा कंडीशन नहीं होगा कि ऑटोफॉर्म भी होगा और एलोफॉर्म भी होगा। ठीक है, तो ऑटोफॉर्म पाया जाता है। देखिए शरीर का, कोशिका का वो पार्ट जो केवल स्थिति को दिखाता है। ठीक है, जैसे आपका शरीर कैसा बनना चाहिए, शारीरिक स्थिति कैसा होना चाहिए, शरीर का विकास कैसा होना चाहिए, इस क्रोमोसोम को ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम का वैसा हिस्सा जो सीधा रिप्रोडक्शन में भाग ले, उसको एलोसोम्स कहते हैं। तो जनन कोशिका में तो एलोसोम्स पाया जाएगा, तो जनन कोशिका में ऑटोसोम कितना होता होगा, 44, क्योंकि देखिए किसी भी कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है, लेकिन पर्सनली जनन कोशिका में 44 ऑटोसोम्स और 2 एलोसोम्स होते हैं। अच्छा, मेल की बात करें तो एलोसोम्स में एक एक्स होगा, एक वाई होगा, 2 एलोसोम। फीमेल की बात करें तो एलोसोम में एक्स और एक्स होगा, और अगर ऑटोसोम्स की बात करें तो 44 तो दोनों में कॉमन होते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने क्या कहा कि इसमें गुणसूत्र आधी पहुंचती है, मतलब ऑटोसोम्स भी आधा जाएगा, एलोसोम्स भी आधा जाएगा। ठीक है, देखिए ऑटोसोम्स 22 यहाँ से आएगा और 22 यहाँ से आएगा, आधा आधा ऐसे ही आता है ना, तो ऑटोसोम्स कितना बन गया, 44। ऐसे ही एलोसोम्स की बात करते हैं तो यहाँ से आएगा एक और एक यहाँ से आएगा, तो 2, तो फिर से कितना बन गया, 2। तो जैसे मेल या फीमेल में 44 ऑटोसोम्स और 2 एलोसोम्स थी, ऐसे ही जो नया रिप्रोडक्शन हुआ है उसमें भी 44 ऑटोसोम्स और 2 एलोसोम्स आया है, मतलब ठीक 46 गुणसूत्र फिर से मिल गया है और एक कोशिका का निर्माण हो गया है। ठीक है ना, इसी में देखिए जो 4 पुत्री कोशिका की बात करते थे उसको कैसे देखते हैं। देखिए अगर 2 पुत्री कोशिका में बांटना होता, ये दोनों जब भी रिप्रोडक्शन होता है, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो एक साथ होता है, तब एक साथ के केस में समझेंगे कि 2 पार्ट में ये बट जाते हैं और 2 पार्ट में ये, दोनों मिलाकर कितनी मातृ कोशिका बनी, 4। ऐसे पढ़ें, देखिए एक गोमेट होता है, ठीक है, और एक जाइगोट होता है। दोनों, गोमेट निषेचन के पहले होता है और जाइगोट निषेचन के बाद होता है। ठीक है ना,
तो जो ये विभाजन स्टार्ट होता है ये जाइगोट में होता है, गोमेट में ये विभाजन नहीं स्टार्ट होता है, ये विभाजन जाइगोटिक कंडीशन में स्टार्ट होती है। तो जाइगोटिक कंडीशन में दोनों एक साथ मिल चुके होते हैं, तो मातृ कोशिका से आधा आधा ऑटोसोम आता है और आधा आधा बर्बाद हो जाता है। तो कितना हो गया, कहें तो एक ही कोशिका की बात कर रहे हैं तब ना, अगर दूसरा कोशिका की बात करें तो आधा आधा उसमें चला जाता है। ठीक है, तो आधा इससे आया आधा इससे आया, 2 पार्ट, और 2 आधा इससे कहीं चला गया, इससे भी आधा कहीं चला गया, 4 पार्ट में ये भी डिवाइड हो गया। इसको भी देखिए, एक फॉर वाई 2 पार्ट में यहीं बढ़ जाएगा और एक फॉर एक्स 2 पार्ट में यहाँ बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से एक आता है और यहाँ से भी एक आता है तो आप लोग जैसा कि 10वां फॉर्म पढ़ ही चुके हैं, ये पुत्री होगी। अगर यहाँ से एक फॉर यहाँ से वाई आता है तो ये पुत्र होगा। यहाँ से ये वाला एक फॉर ये वाला एक आता है तो भी पुत्री होगी। यहाँ से ये वाला वाई और ये वाला एक आता है तो पुत्र होगा। 4 कंडीशन हुआ ना दोस्त, ये वाला एक्स के साथ एक बार इफ एक्स का इफ एक्स के साथ, एक बार इफ वाई का इफ एक्स के साथ, इफ वाई का उफ एक्स के साथ, 4 भाग में ये भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक मातृ कोशिका कितने पुत्री कोशिका में बढ़ते हैं, 4। क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, आधी। जनन कोशिका में ऑटोसोम्स कितने पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स याद रखेंगे, जनन कोशिका में ऑटोसोम्स कितने पाए जाते हैं, 22। जनन कोशिका में एलोसोम्स क्यों पाए जाते हैं, 2। देखिए ऐसे याद रखेंगे, ऑटो का मतलब क्या होता है, अपने आप। तो जैसे ही जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर में ज़्यादा विकसित कौन होता है, ऑटोसोम्स या एलोसोम्स, ऑटोसोम्स। एलोसोम्स की एक एज होती है, उसके बाद डेवलप होती है। ठीक है ना, तो शुरुआत में ये ज़्यादा डेवलप होता है, ये उतना डेवलप नहीं होता, हालांकि ये हमारे शरीर में होता प्रेजेंट है शुरुआत से ही। बस ध्यान में रखने के लिए याद रखेंगे कि ऑटोमेटिक कौन सा मिल जाता है, शुरुआत वाली, काइक वाली, ऑटोसोम्स वाली। तो ऐसे याद रखेंगे 44 ऑटोसोम्स होता है और 2 XY वाला एलोसोम्स होता है, या XX वाला एलोसोम्स होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है आप इसे नोट करें। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोशिका चैप्टर से बचा हुआ, उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, पिछला वाला बोर्ड पे हमने एक बात बताया था कैरियोकाइनेसिस करके, कैरियोकाइनेसिस, ये केंद्रक को विभाजित होने का प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अच्छा, जो द्रव्य, अच्छा ये कैरियोकाइनेसिस जो है केंद्रक का विभाजन, ये फिर समसूत्री में या अर्धसूत्री में, कहीं भी अगर केंद्रक का विभाजन हो रहा है तो उसको कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। एक और नाम ऐसे ही है फाइटोकाइनेसिस। फाइटोकाइनेसिस, देखिए ये नाम से क्लियर है फाइटोकाइनेसिस से। फाइटो किसके साथ यूज करते हैं, जैसे फाइटोप्लाज्म कोशिका के साथ यूज करते हैं। तो कोशिका का पूर्ण विभाजन, अच्छा कोशिका का विभाजन कब होगा, जब द्रव्य अलग अलग हो जाएंगे। तो सीधा सीधा बात करते हैं कि कोशिका द्रव्य, कोशिका या केंद्रक, कोई भी द्रव्य का बात करें का विभाजन, कोशिका या केंद्रक में कोई भी द्रव्य हो, फिर क्या लिखा गया ये, कोशिका या केंद्रक में कोई भी द्रव्य हो उसका विभाजन फाइटोकाइनेसिस कहलाएगा और केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा। चाहे वह किसी भी फार्मूला से हो रहा, समसूत्री मतलब माइटोसिस या फिर अर्धसूत्री मायोसिस, इन दोनों में किसी भी प्रोसेस होगा, केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस और द्रव्य का विभाजन फाइटोकाइनेसिस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इसमें रहता है तो हम क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, अब ये देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे चैप्टर में बीमारी से आता है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ और बातें होती है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे थे इसमें क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होती है, कभी यही गड़बड़ा जाता है। इतना जटिल ये प्रोसेस होता है कि एक कोशिका कभी छूट गया, कभी ज़्यादा चला गया, सॉरी कोशिका की बात नहीं करें, क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम कभी ज़्यादा चला गया, कभी कम चला गया। अगर ऐसा कंडीशन हो तो वो जनरली सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है और ये इतनी खराब बीमारी है कि अगर किसी को हो जाती है वंशानुगत हो जाता है। ठीक है ना, मतलब आपको है तो आपके आने वाले पीढ़ी को भी होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो वो जो सिंड्रोम होता है, जो इनका मिस अरेंजमेंट हो जाता है या मिस मैचिंग हो जाता है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बीमारी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसके बाद हमने लिखा था कंकाल, लेकिन जैसा कि अभी देख रहे होंगे लोगों में बहुत ज़्यादा होड़ चल रही है कि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, तो इस चीज़ का एग्ज़ाम है, उस चीज़ का एग्ज़ाम है। ऐसे कंडीशन में कोशिका हम लोग पढ़ लिए हैं, अब कोशिका से इससे रिलेटेड है बीमारी, तो कुछ बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, जो अंग से संबंधित बीमारी रहेंगे उसको तो साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ बीमारी जैसे कौन जीवाणु से होते हैं, कौन विषाणु से होते हैं, किस चीज़ की कमी से, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इस चीज़ को भी साथ में समझेंगे।
तो अभी ये कोफिका चैप्टर हम लोग का फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा, मतलब कल जिस पे वीडियो आएगा, वो हमारा बीमारी चैप्टर होगा, ठीक है ना। हम लोग डिजीज को पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, सिंड्रोम को भी उसी में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे कंकाल तंत्र, मतलब स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, ऐसे शुरू करेंगे पढ़ना। लेकिन पहले हम लोग डिजीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल का वीडियो हमारा डिजीज पे होगा, आप लोग तैयार रहिएगा। डिजीज पे भर भर के क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम अछूता नहीं है उससे, ठीक है ना। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।